नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। बहुत दिनों के बाद आज हम वापस आए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, ये क्लास जो आप आज देख रहे हैं ये एसएससी सीरीज़ की क्लास है, जिसमें टोटल 35 वीडियो आने वाली है। उन 35 में से आप 30वीं वीडियो को वॉच कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि रेलवे की जो आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है उनके ऊपर जो है आप क्लास लाइए, है ना। कुछ बच्चे आगामी एमटीएस जो आने वाली है उनके लिए क्लासेस की डिमांड कर रहे हैं। इन सभी बातों की जो जवाब है मैं शाम को एक वीडियो के माध्यम से दूंगा। और जो हाल फिलहाल में आप सुने ही होंगे कि हमारा ई बुक आने वाला है, इन सभी बातों को लेकर मैं एक वीडियो में, छोटा सा वीडियो जिसमें क्लास नहीं होगी, इन सभी बातों की सिर्फ जवाब ही होगी, तो वहाँ पे आप सुनेंगे। फिलहाल मैं एक क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जो भी बच्चे को पीडीएफ संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, ये जो आप मोबाइल नंबर देख रहे हैं इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में सेम मोबाइल नंबर का लिंक दिया गया है व्हाट्सअप का, तो आप क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सअप से बात कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, बता दूं जो बच्चे नए आएंगे कि भाई एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, और ये एक्स्ट्रा फैक्ट आने वाले सभी एग्जाम के लिए रामबाण होती है, जैसा कि आप मेरे से जुड़े हुए होंगे तो जानते होंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले ये जो स्वर्णिम त्रिभुज है ये क्या होता है? गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन ट्रायंगल ऐसे जगह को कहा जाता है कि एक महादेश से दूसरे महादेश में जो ड्रग्स तबके के जो चीज़ हैं, जो नशीली चीज़ होती हैं, उन्हें सप्लाई करने की एक रास्ता को कहा गया है। ये खास करके जो है दक्षिण एशियाई देश है स्वर्णिम त्रिभुज। इसमें आता है म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। तो अगर आपसे कल होके कोई पूछे कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ठीक है भाई। स्वर्णिम त्रिभुज यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नशीले पदार्थ की आपूर्ति के रास्तों में से एक है, जैसा कि मैंने कहा है ना, ड्रग्स हो गया या फिर कोई भी जो नशीला पदार्थ है। दक्षिण पूर्व एशियाई में प्राथमिक अफीम उत्पादक क्षेत्र भी है। दक्षिण पूर्व एशियाई इंडिया के रिगार्ड में देखेंगे तो ये वाला पोर्शन, ठीक है। इनके अलावा एक इसी प्रकार का होता है गोल्डन क्रिंसेट में कौन कौन से देश शामिल है। ये भी गोल्डन क्रिंसेट क्या होता है? ये विश्व के सबसे अधिक अफीम उत्पादक क्षेत्र है, जोन है। इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान आता है। लेकिन हाल में करंट सेक्शन से एक क्वेश्चन, हालांकि इसके जिक्र मैंने पहले भी कर लिया था कि हाल में ही म्यांमार सबसे अधिक अफीम की उत्पादन किए हैं 2023 के डाटा के अनुसार। तो अभी अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक अफीम उत्पादक देश कौन सा है, तो म्यांमार आंसर करके आना है। ठीक है। इनके अलावा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, या फिर हॉर्न और अफ्रीका के जो अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल है, अफ्रीकन कंट्री। तो ये होता है भैया इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। इन तीनों को कंबाइंड रूप से हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अब स्वर्णिम, अभी आपने देखा स्वर्णिम ट्रायंगल, अब हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो इंडिया के, है ना, 4 महानगरों या फिर मेट्रो सिटी को जोड़ने वाली जो आपका नेशनल हाईवे परियोजना है, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो है रोड नेटवर्क है। इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो डायरेक्ट कुल लंबाई भी पूछता है, खास करके रेलवे के एग्जाम में 5846 किलोमीटर की जो है इसकी टोटल लंबाई होगी। ये किस प्रधानमंत्री के काल में लाया गया पहल है? तो आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जो है काल में ये लाया गया पहल था। ठीक है। यह कुल मिलाकर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? किसकी बात हो रही भाई? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, है ना। तो ये 13 राज्यों से होकर गुजरती है। एक आपने बरमुडा ट्रायंगल, अभी आपने गोल्डन ट्रायंगल देखा, तो फिर बरमुडा ट्रायंगल, आपको पता है कि मैं एक जैसी बात को एक ही साथ करूंगा, इससे आपको बहुत सी चीज में बेनिफिट मिलती है। जैसे एक जैसे क्वेश्चन एक जगह अगर हो गया तो याद रखने में सहूलियत और बहुत सारे चीज जो है एक ही जगह क्लियर हो जाती है। बरमुडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। उसी प्रकार से चैलेंजर गर्त या मरियाना खाई, ये दुनिया की सबसे गहरी स्थल है ना। तो ये कहाँ पे रहेगा? प्रशांत महासागर में रहेगा। यहाँ पे इन क्वेश्चन का इनसे कोई लगाव नहीं है, लेकिन मैंने क्यों रखा था? क्योंकि आपने गोल्डन ट्रायंगल पढ़ा है, इसीलिए बरमुडा ट्रायंगल भी देख लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला है हमारा, मराठा पेशवाओं
के प्रांतों का विलय बॉम्बे प्रेसिडेंसी में किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप किया गया था? सीजीएल में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो जो मराठा पेशवाओं के जो प्रांत थे, उनके जो इलाका थे, उनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत विलय किया गया। ये किस मराठा, आंग्ल मराठा कहिए या फिर मराठा युद्ध का परिणाम है? तो ये तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद जो है, जो भी मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो शासित प्रदेश होते थे, उनको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिलाया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होती है? 1775 से 82 तक चलती है। उस समय जो है इंडिया में गवर्नर कौन थे? वैरेन हैंगस्टस, है ना। इसी के समय सालावाई की संधि 1782 में हुआ था। देखिए, सालावाई की संधि डायरेक्ट भी पूछी जाती है, सालावाई की संधि, वसीन की संधि, है ना, पुरंदर की संधि, ये सब डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इनकी ईस्वी कब हुआ था? तो सालावाई की संधि 1782 में हुआ था। द्वितीय मराठा युद्ध 1803 से 1805 2 साल तक हुई थी। लॉर्ड बेलेजली के समय हुई थी। लॉर्ड बेलेजली से आपको एक चीज याद आना चाहिए कि भारत में सहायक संधि करने वाला जो अंग्रेज है, ये लॉर्ड बेलेजली हुआ था। और वैसे मैं आपको और भी बताया था कि सहायक संधि सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, है ना। और दूसरे मराठा युद्ध जो 1803-1805 तक चला था, इसी में बीच में आपका बसीन की संधि के बाद ये स्टार्ट हुआ था, यानी बसीन की संधि 1802 में आया था। तो यहाँ पे 2 संधि निकल के आया जिसको याद रखना है। सालावाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802। ठीक है। इनके अलावा तृतीय मराठा युद्ध, जिससे ये क्वेश्चन बना था कि इसी के बाद जो है, जो मराठा शासित प्रदेश या फिर कबीले कहिए या फिर प्रांत कहिए, उनको बम्बई प्रेसिडेंसी में विलय किया गया था। ठीक है, लॉर्ड हैंगस्टस के समय हुआ था। इनके अलावा मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में लगाया गया था। डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब आया था? तो बताइएगा 1820 में। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो के द्वारा। इसी प्रकार से एक नाम है दादा, हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये हेक्टर मुनरो अंग्रेज का सेनापति रहा था आपका, है ना, बक्सर के युद्ध 1764 में। ठीक है, तो ये दोनों मुनरो में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अभी आपने आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में 1, 2, 3 देखा, 3 युद्ध। अब हम देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1767 से 69 तक हैदर अली के काल में हुआ था। हैदर अली ने अंग्रेज को हरा दिया था। वाह, ठीक है, तो यहां भी ध्यान रखेंगे। और मद्रास की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के उपरांत। इसके अलावा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1783, हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान, क्योंकि इसमें जो है हैदर अली की समाप्ति, फिर टीपू सुल्तान भी भाग लिए थे। इसमें दोनों भाग लिए थे, हैदर अली और उनका लड़का टीपू सुल्तान। ठीक है, वैरेन हैंगस्टस के समय हुआ था और इसमें बेंगलुरु की संधि होती है और हैदर अली की इसी में मृत्यु हो जाती है। तभी तो टीपू सुल्तान ने भाग लिया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दोनों का योगदान रहा था सेकेंड वाला आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसके अलावा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 से 92 तक होता है। टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के समय साथ में हुआ था या फिर समय में हुआ था और इसके तहत श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। अभी आपने वसीन की संधि देखा, सालावाई की संधि देखा, श्रीरंगपट्टनम की संधि देखा और एक आप पुरंदर की संधि, ये चारों काफी बार एग्जाम में आ जाती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड बेलेजली के समय हुआ था और टीपू की मृत्यु 1799 में हुई थी। डायरेक्ट CHSL ने क्वेश्चन पूछा था, CHSL, है ना, कि भाई टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799। और पिछले साल के MTS में पूछा गया था कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? तो आपका आंसर है चौथा में। ठीक है, एक एक बात ध्यान रखेंगे, काम आएगी आपको। इसके अलावा जो ई बुक के लिए बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मैंने पहले ही दिन आपको बता दिया था कि ये मैं खुद नहीं बना पाता हूँ, ये मैं बनाने के लिए दिया हूँ और कॉस्ट के तहत दिया हूँ। भाई बनाने का जो आदमी इतना टाइप करेगा वो फ्री में क्यों करेगा? ठीक है, तो ये बना रहा है, ये 6 अप्रैल तक बन के जो है आपका रेडी हो जाएगा। तो 6 अप्रैल तक आपको जो है मिलेगा। तो इस प्रकार से कुछ लुक होंगे आपके ई बुक का। जो टुडे एग्जाम का पैरासीटामोल 500 आ रहा है, इसका नाम हमने दिया है, अपने मन से ऐसे ही मन में आ गया दे दिया, है ना। और कंटेंट जो है इसमें हमारे 100+ क्लास के कंटेंट रहेंगे जो किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, है ना, काफी ज्यादा जो है आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। और इस प्रकार से इनके लुक होंगे। इंटरनल पेज A4 साइज में होंगे जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ताकि कम से कम पेज में, लेकिन कितना भी करेंगे ना तो 500 पेज के करीब होगा ही, क्योंकि अगर मेरा 100+ क्लास होगा तो 100+ क्लास में आप समझ लीजिए कम से कम बहुत ज्यादा क्वेश्चन की जिक्र हो जाएगी। इसीलिए तो ठोक के कहता हूँ ना कि एग्जाम पास करने के लिए काफी होगा। ठीक है, तो ये आपके रहेंगे ई बुक और
इसका मैंने कॉस्ट बता ही दिया था, 99 रुपया रखा गया है इसका कॉस्ट, क्योंकि मेकिंग चार्ज इसमें मुझे काफ़ी खर्च हो रहे हैं। साथ ही साथ ये 99 के बाद जो भी बच्चे हमसे PDF खरीदे हैं पास्ट में, उनको मैं उस हिसाब से छूट दे दूंगा। जैसे बहुत आपने 100 रुपया मेरे ऊपर अगर खर्च कर लिया तो समझ जाइए कि 30-40 रुपये में ये बुक आ जाएगा, है ना। मुझे पैसा नहीं कमाना है, आप लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ, या तो आप भी समझ रहे हैं, है ना। तो जो भी आप PDF पास्ट में खरीदे हैं उस हिसाब से आपको डिस्काउंट दे दी जाएगी। और आपके कहने से नहीं होगा कि मैंने खरीदा है नहीं खरीदा है, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड है। आप जब खरीदे होंगे तो ग्रुप ने, मैंने अभी तक तो डिलीट किया नहीं, तो पता चल जाता है कि आपने लिया है या नहीं लिया है। रणजी ट्रॉफी 2023-24 के विजेता मुंबई बने हैं, या यह मुंबई की किस क्रमांक की रणजी टाइटल है। आपने देखे कि भाई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गया 2023 में, तो आपसे आने वाले दिन में पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का ये कौन सा टाइटल था, वर्ल्ड कप 5वां था कि 6ठा था। उसी हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है कि रणजी टाइटल जो है लेटेस्ट वाला मुंबई फिर से जीत गया है, तो ये मुंबई का 42वां टाइटल है। कौन सा टाइटल है भाई? 42वां टाइटल है, ठीक है, तो ध्यान रहेगी। इसके अलावा रणजी ट्रॉफी 2023-24 के फाइनल में मुंबई ने किसे हराया? विदर्भ को हराया। विदर्भ भी मुंबई का एक रीजन ही है, यानी दोनों ही महाराष्ट्र ही टीम है, समझ रहे हैं। विदर्भ और मुंबई दोनों महाराष्ट्र की ही टीम है, और पहली बार ऐसा मौका था कि दोनों फाइनल में एक ही राज्य के टीम गई हो, ठीक है। और ये 42वां टाइटल है मुंबई का, है ना। मुंबई के कैप्टन कौन थे? आंजिक रहाणे। आंजिक रहाणे के आप IPL खेलते हुए देख पा रहे होंगे। और अक्षय वाडकर जो है ये आपके विदर्भ के टीम के कप्तान थे, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा रणजी ट्रॉफी फाइनल मैच 2024 किस स्टेडियम में हुआ? तो ये आपका वैनखेड़े स्टेडियम, ये कहाँ पे? मुंबई के अंदर है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब होती है? ये भी क्वेश्चन CGL और फिर MTS भी पूछा गया 23 में, तो ये 1934-35 में पहली इवेंट कराई गई थी रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी कैसा फॉर्मेट है क्रिकेट का? ODI जैसा है कि T20 है? अब तो T10 भी आ गया है, बहुत सारे लीग जो हो रहा है T10 भी हो रहा है, या फिर टेस्ट फॉर्मेट जैसा है? तो आप कहोगे भैया टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट जैसा है आपका रणजी, है ना। 4 या 5 दिनों तक खेली जाती है। जनरली टेस्ट मैच 5 दिनों तक खेली जाती है, लेकिन रणजी जो है 4 या 5 दिन तक खेली जा सकती है। दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? तो हरियाणा। ये 2023 से ये नहीं समझिएगा कि 2024 चल रहा है तो सर आप 2023 क्यों बता रहे हैं, लेटेस्ट बता रहा हूँ, लेटेस्ट, ठीक है। तो 2023 जो है विजय हजारे के विजेता ये हरियाणा है। उप विजेता कौन है? अपना राजस्थान है। हरियाणा पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, तो ये बात काफ़ी आपके एग्जामिनर के ध्यान में रहेगी, इसीलिए आपको इसे ध्यान रखना है। यह वनडे फॉर्मेट वाली क्रिकेट का प्रारूप है। अभी आपने रणजी देखा तो वो टेस्ट फॉर्मेट का था, है ना। विजय हजारे देखेंगे तो वनडे फॉर्मेट जैसा होगा, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देखेंगे तो T20 फॉर्मेट जैसा होगा। ये तीनों फॉर्मेट के जो खेल है ये घरेलू सीरीज है जो BCCI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो विजय हजारे ट्रॉफी है ना, सबसे अधिक बार कौन सा टीम जीते हैं? तो तमिलनाडु 5 बार जीते हैं। जैसे आपने रणजी देखा कि 42 टाइम जो है मुंबई ने जीता है। इसके अलावा वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर वाला सबसे अधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार जीता है ना। एशिया कप जो है क्रिकेट का ये सबसे अधिक बार भारत ने जीता है ना। तो ये सब कुछ एक बातें जो है आपके जहन में रखना होगा, काम आती जाएगी। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत 1961-62 में हुआ था। दिलीप ट्रॉफी 2023 के विजेता साउथ जोन है ना, दक्षिणी क्षेत्र। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 2006-07 में हुई थी। T20 फॉर्मेट वाली यह घरेलू प्रतियोगिता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 के विजेता कौन है? अपना पंजाब है ना। इसके अलावा ईरानी कप रणजी ट्रॉफी के 25 वर्ष बाद शुरू किया गया था। तो रणजी ट्रॉफी आप समझ रहे हैं 1934-35 में, तो उस हिसाब से एक और मैं क्लू लगा दिया हूं। तो कभी ईरानी ट्रॉफी की ईस्वी पूछ ले तो आप जोड़ के निकाल सकते हैं। 2023 में ईरानी कप के विजेता शेष भारत है, रेस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कुछ घरेलू सीरीज जहां से काफी क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखेंगे। और मैं बार बार एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि किसी भी
यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़े कि भाई टेंडर चेंज हो गया, वेंडर चेंज हो गया, ये एक एग्जाम कराएंगे, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बदला क्वेश्चन का लुक, अब सब बर्बाद हो गए, क्या पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, थंबनेल तो ऐसे ऐसे लगाएंगे कि लगता है एक देखूं फिर दूसरा देखूं। तो आपका टाइम किल करवा रहा है, भले बुरा लगे किसी को, लेकिन मैं सही बताऊंगा, ठीक है भाई। तो आप उसके चक्कर में न पड़े। सही बात तो ये है कि आने वाले जो पहले शिफ्ट की क्वेश्चन है उसके बाद ही पता चलेगा कि न्यू वेंडर कौन सा क्वेश्चन लाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये मुझे भरोसा है कि इससे बाहर नहीं आएगा। जैसा कि आज आपने देखा कि कितने सारे एग्जाम हमने कराए, इसके ऊपर प्रैक्टिस सेट बहुत सारे क्वेश्चन 80% तक मिला के दिया हूं, और उसी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले जो वेंडर है वहां भी क्वेश्चन मैं आपको मिलवा के दूंगा। तो निसंकोच होकर जो है आप मेरा कंटेंट पढ़िए, ठीक है भाई। और आप जहां से पढ़ते हैं वहां से भी पढ़िए भाई, मैं आपको मना करने वाला कौन होता हूं, है ना। राष्ट्रीय आय लेखांकन के शब्द जीबीए का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीबीए, जीडीपी, एनएनपी, ये सब आपने सुना होगा कई बार, तो यहाँ से भी कभी कभी गूगली खेल के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जीबीए का जो शाब्दिक अर्थ है ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। वैल्यू एडेड टैक्स भी होता है, एक वैट का भी पहले काफी बार पूछा जाता था, लेकिन अब एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है, सबको पता चला है। जीएसटी का भी काफी बार पूछा गया, अब ये भी नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये सब पुराने हो गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड जीबीए का। इसके अलावा जीडीपी का आप सभी जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जीडीपी क्या होता है? किसी भी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को अंतिम मौद्रिक मूल्य यानी करेंसी के रूप में उसके मूल्य कितने आ रहे हैं, वो क्या होता है भैया? जीडीपी होता है ना। आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, इसमें भी आप जीडीपी में योगदान दे रहे हो, है ना, समझ रहे हो, खाली दुकानें करना नहीं होता है। इसके अलावा एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जब सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें क्या निकलता है? एनडीपी निकलता है। यानी जीडीपी में से अगर आप मूल्यह्रास को घटा देंगे तो क्या निकलता है? एनडीपी निकलता है। और ये सूत्र आपके इस बार भी जीडी में और एमटीएस में भी पूछा गया था। इसके अलावा जीएनपी, जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कई दफा तो इनके फुल फॉर्म भी पूछते हैं, तो फुल फॉर्म भी हल्के में न ले, है ना। नेट का नेशनल दे देगा, नेशनल का नेट दे देगा, हो गया बल्ले बल्ले। तो इसीलिए जो है ध्यान में रखिए जीएनपी को, है ना। ग्रॉस नेट प्रोडक्ट नहीं होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। जीडीपी में अगर x जोड़ के m घटाते हैं तो आपको जीएनपी प्राप्त होता है। ये सूत्र मैंने पहले भी बता चुका है कि x और m यहाँ पर क्या है, क्योंकि आप जीडीपी समझ चुके हैं, ठीक है। तो x क्या है? देशी नागरिक द्वारा विदेशों से प्राप्त धन, या फिर कोई भी प्रोसेस से कमा रहा है विदेश में जाके राम, तो वो जो धन है वो इंडिया के जीएनपी में जोड़ा जाएगा। और अगर सैम इंडिया में कमा रहा है, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, तो सैम जितना भी कमाई करता है उसे घटाया जाएगा, तब निकलता है भैया जीएनपी, ठीक है। इसके अलावा एक होता है एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त आय माइनस मूल्यह्रास। अगर आप जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो भी आपका एनएनपी निकलेगा, क्योंकि अभी आपने जीएनपी का सूत्र देखा। क्या देखा भाई? कि जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशी नागरिक द्वारा देश में प्राप्त आय। तो उसी प्रकार से ये जीएनपी का सूत्र मैंने ले लिया और इसमें मूल्यह्रास को घटा दिया, है ना। तो क्या निकल गया भैया? एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। इसके अलावा बंद अर्थव्यवस्था भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो नाम से स्पष्ट है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज अर्थव्यवस्था। तो इसे क्या कहते हैं भैया? बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? न तो आयात होगा न तो निर्यात होगा, न तो उद्योग को लेना न तो माधव को देना, ठीक है। तो इसमें जीडीपी और जीएनपी बराबर हो जाता है, क्योंकि जीएनपी का सूत्र भी आपने देखा था कि विदेश से प्राप्त आय को जोड़ते हैं और विदेशी नागरिक द्वारा देश में कमाए गए धन को घटाते हैं। तो न कोई बाहर जा रहा है ना आ रहा है, तो क्या जोड़ोगे, क्या घटाओगे? इसीलिए जो जीडीपी वही जीएनपी, किसमें? बंद अर्थव्यवस्था में, समझ रहे हैं। अगला है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र है? ये क्वेश्चन पास्ट में आ चुका है। तो सबसे अधिक एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र, जो एल्युमिनियम का फैक्ट्री वगैरह, ये आपके ओडिशा के अंदर है, सबसे ज्यादा भारत में किसी भी राज्य के तुलना में, ठीक है। इसके अलावा भारत के उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र है। उड़ीसा में तालचेर स्थित क्या है भाई? भारी जल संयंत्र है, हैवी वाटर वाला, D2O है ना। D2O सूत्र भी पूछा जाता है हैवी वाटर का, खास करके ग्रुप डी के एग्जाम सब में जो है काफी बार ये सूत्र आया है पास्ट में, है ना। इसके अलावा उड़ीसा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है ना, जहां पे आपके हॉकी वर्ल्ड कप कराए गए थे।
इसके अलावा उड़ीसा स्थित राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। यहाँ पे हॉकी लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने पास्ट में बता चुका है आपको कि बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम झारखंड के अंदर है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। चिल्का झील जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी लगून झील है, ये भी कहाँ पे, उड़ीसा में है। गहीरमाथा कछुआ अभयारण्य कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उड़ीसा में एक विशेष प्रकार की कछुआ पाई जाती है जिसका नाम है ओलिव रिडले। ओलिव रिडले कछुआ की प्रजाति आपके उड़ीसा में ही पाया जाता है, कुला तट पे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। महेंद्रगिरी की चोटी है ना, पिक, ये भी कहां पे है, उड़ीसा में है। देवमाली की चोटी में स्टार देख रहे होंगे, अब उड़ीसा या फिर है ना, उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है। और अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, उसमें भी कई पुराने किताब में आप महेंद्रगिरी पाते हैं, तो उसको बदल लीजिएगा, जिंदग्रहा होता है, जिंदग्रहा पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है भाई। इसके अलावा सभी उड़ीसा राज्य में स्थित है, जितना भी बात मैंने इस स्लाइड में करा। इसके अलावा वर्तमान में सबसे अधिक बॉक्साइट, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब का उत्पादन जो है कौन करता है, उड़ीसा ही करता है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत के महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी मिल स्थित है। अभी आपने एल्युमिनियम वाला कारखाना देखा जो उड़ीसा में है, चीनी मिल की बात आएगी तो कहां पे, महाराष्ट्र में होगी। 2023 के डेटा के अनुसार सबसे अधिक चीनी का उत्पादन जो है ये उत्तर प्रदेश करते हैं। इसके अलावा भारत के महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास मिल की संख्या है। कपास मतलब सूती वाला जो मिल है ना, कपास मिलों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे, महाराष्ट्र में है। चीनियों मिल का कारखाना कहां पे सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में है। भारत कपास उत्पादन में अब कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। कपास को क्या कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है कपास को, ठीक है। यह काली मिट्टी की फसल है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी या ब्लैक चेर्नोजम भी कहा जाता है। रेगूर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से होती है, और बेसाल्ट चट्टान जो है डेक्कन ट्राइब में, इंडिया में काफी ज्यादा पाया जाता है। बीटी कपास, इसका फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं, रेलवे के ग्रुप डी वाला जो पिछले 2022 में हुआ था मेरे ख्याल में, उसमें बीटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थ्रिगेंजिस, ठीक है, ये कपास पे लागू होता है। ये जो है जीन वाले कपास से कपास के उत्पादन में वृद्धि हुई है। बीटी, ये मतलब इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा, यानी बीटी जीन वाले कपास से जो है कपास के क्षेत्र में क्रांति आई, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। जैसे खाद्यान्न के क्षेत्र में क्रांति कब आई, हरित क्रांति से, कि भाई खाद्यान्न के जो उत्पादन है उसमें काफी सारा बढ़ोतरी हुआ था। इससे भी काफी क्वेश्चन आता है आपका, हरित क्रांति से, MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड स्तर पे, ठीक है। इनके अलावा कपास के MSP जो निर्धारण होता है या संचालन करता है, MSP का सही करके दूंगा, एक आध वर्ड तो हो ही जाता है भाई, है ना। तो ये नोडल एजेंसी कौन है, भारतीय कपास निगम। इसकी स्थापना 1970 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। ये कपास के MSP को जारी करता है। वर्तमान हेड ललित कुमार गुप्ता को बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा चूंकि कपास से इसलिए क्वेश्चन आपको आएगा क्योंकि कपास के उत्पादन में इंडिया पहला स्थान हासिल किया है, और जब भी कोई आदमी टॉप पे, कोई संस्था टॉप पे चला जाता है तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए IPL में एक खिलाड़ी खेल रहा है क्वाना, वैसे कुछ मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, क्याना या क्वाना ऐसा है, मफाका ऐसा कुछ नाम है, रवाडा के जैसा उसका मुंह है, मुंबई इंडियंस के तरफ से खेलते हैं। ये क्यों, इसके बारे में पूछा जाएगा आगामी दिन में, तो इसके भी रीजन होते हैं, बिना रीजन के कोई चीज होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्याना मफाका है, इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये किस टीम से खेलते हैं, कम से कम इतना जरूर पूछा जाएगा। इसलिए पूछा जाएगा भैया क्योंकि जो अभी अंडर 90 पुरुष का जो टूर्नामेंट हुआ था क्रिकेट वाला, उसमें ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा है क्याना मफाका। हालांकि पिछले मैच में आपने देखा बहुत बैड किस्मत रहा इसका, 4 ओवर में 66 रन इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को दिया, है ना। फिर भी इनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि ये किसी न किसी टूर्नामेंट में टॉप पे रहा है। तो ये सब कुछ एक बातें जो है आपको पकड़ना होगा, तभी काम होती है। तो कपास में जो है पहला स्थान हासिल किया है, तो कपास से जानकारी रखना पड़ेगा अपने को, है ना। इसके अलावा प्रथम पर तो भारत हो गया, दूसरे स्थान पे है चीना और तीसरे स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका है कपास के उत्पादन में। प्रमुख उत्पादक राज्य में आएंगे इंडिया में तो सबसे ज्यादा गुजरात में होता है, ठीक है। इनके अलावा भारत में पहली जूट मिल जो है कोलकाता के रिसरा में 1855 में लगाया गया था। जूट को गोल्डन फाइबर और ब्राउन पेपर भी कहा जाता है, यहाँ पे नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा। ब्राउन शुगर एक अलग चीज होता है भाई, नशीली चीज होती है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, और जूट का क्या क्या उपयोग है आपकी लाइफ में, हमारे लाइफ में, ये तो आप सभी जानते हैं। झोला बनाइए, बोरा बनाइए, है ना। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक लौह इस्पात वाला राज्य जो है ये आपका झारखंड है। जैसे अभी आपने एल्युमिनियम वाला देखा तो उड़ीसा था,
कॉटन मिल वाला देखा तो महाराष्ट्र था, चीनी मिल वाला देखा तो महाराष्ट्र था। उसी प्रकार से लौह इस्पात संयंत्र वाला देखेंगे तो झारखंड हो जाएगा, है ना। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इस सब में काफी ज्यादा लौह इस्पात संयंत्र है ना। इनके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दिया था? आप आज तक यही सोच पाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी। तो भाई जब लौटाया जालियाबाग हत्याकांड के कारण 1919 में, तो कभी न कभी तो पाया होगा। तो ये पाया वाला इसभी कौन सोचेगा? हम और आप सोचेंगे। पहले से सोच लेंगे तो काफी काम आसान हो जाती है। तो ये 1915 में इन्हें दिया गया था। और लौटाया कब? ऑब्वियसली 1919 के बाद ही लौटाया होगा, क्योंकि जालियावाला बाग हत्याकांड के जो है कारण ही क्षुब्ध होकर लौटा दिए थे केसर हिंद का महात्मा गांधी और नाइटहुड का रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। ठीक है, तो 1915 आंसर हो गया। उनको दिया गया था नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा 1915 में। जालियावाला बाग हत्याकांड 1919 के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को, है ना, वो वापस कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिए थे और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। तो ये दोनों आदान प्रदान किए थे। इनके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि लेखन हेतु भारत के लिए पहली बार साहित्यिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। ये सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया के लिए साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही प्राप्त किया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके द्वारा रचित गीत है अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रमुख लेखन में आएंगे तो गोरा हो जाएगा, गार्डनर हो जाएगा, गीतांजलि हो जाएगा। ये सभी के सभी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के अमूल्य धरोहर में से है। इनके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन के वास्तविक फाउंडर भी माने जाते हैं। हालांकि शांति निकेतन से इनके पिता जो है टैगोर साहब वो भी जुड़े थे, लेकिन जो वास्तविक फाउंडर है 1900 ईस्वी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आता है। और अभी अभी 2023 में जो है शांति निकेतन को यूनेस्को में होयसल के मंदिर के साथ जो है ऐड किया गया। तो इनके क्रमांक जरूर याद रखें। आपने पास्ट में देखा कि धौलावीरा का क्रमांक क्या है यूनेस्को में ऐड होने का, है ना। तो वहां पे था 39वां, है ना, सॉरी हाँ 40वां था। तो इसी प्रकार से इसका 41वां ध्यान रखेंगे। किसका? शांति निकेतन का 41वां होगा और जो होयसल के मंदिर है वो आपका 42वां साइट हो जाएगा। अभी हमारा 42 साइट है यूनेस्को के अंदर। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी जालियावाला बाग हत्याकांड के कारण, ये जैसा कि मैंने अभी बता ही दिया। अगला है कि सिल्वीकल्चर के अंतर्गत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? एसएससी वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और जानते हुए क्वेश्चन को हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो जो सिल्वीकल्चर है इसमें वृक्षारोपण, वृक्षावरण का अध्ययन किया जाता है। जो वृक्ष के रोपने की जो पढ़ाई वगैरह होती है इसकी अध्ययन करी जाती है सिल्वीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में हम घास फूस का अध्ययन करते हैं। घास फूस में कौन सा एसिड पाया जाता है आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, दो ऑप्शन देता हूं, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल और एक बेंजोइक अम्ल देता हूं। बताइएगा कि भाई ये कौन सा अम्ल पाई जाती है घास फूस में। एक H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये है ना। तो ये दोनों में से बताइएगा घास फूस में क्या पाया जाता है। इनके अलावा एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी में हम ब्रह्मांड के बाहरी स्तर की जो है अध्ययन करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फ्लोरिकल्चर, ये फूलों के संवर्धन की अध्ययन होती है। लेकिन फूल भी कई प्रकार के होते हैं, एक तो सजावटी फूल होती है और एक वाणिज्यिक फूल होते हैं, है ना। फूल का जो खेती है हम व्यापार के उद्देश्य से भी करते हैं, ऐसा नहीं कि खाली सजावटे के लिए होता है। तो फ्लोरिकल्चर जो है ये फूलों का संवर्धन का अध्ययन, सिर्फ सजावटी फूल आते हैं इसमें, लेकिन फूलों का जो अध्ययन है खाली फूलों का अध्ययन पूछेगा तो एंथोलॉजी भी होता है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा मोरिकल्चर, मोरिकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर, आपने सुना होगा सेरीकल्चर, है ना। तो उसी प्रकार से मोरिकल्चर जो है ये शहतूत के जो पौधे होते हैं, जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, उनसे संबंधित अध्ययन को हम मोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, वैसे मोरी और मोरा, है ना, ये लड़का और लड़की को बोला जाता है ना, मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे क्षेत्र में। इनके अलावा पीडोलॉजी, यह मिट्टी के अध्ययन से संबंधित जो है शाखा है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड जो मानवता को बढ़ावा देने हेतु या मानव कल्याण के लिए दिया जाता है, 2024 में किसे दिया गया? पीवी नरसिम्हा राव। अब नाम तो है, मोहताज नहीं है भाई पहचान की, आप सभी जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव साहब कौन थे। आर्थिक उदारीकरण के समय भारत के पीएम रह चुके हैं। तो ये रतन टाटा सर को दिया गया है मानव कल्याण हेतु,
ठीक है भाई। रतन टाटा सर अपने आप में एक अलग हस्ती हैं, है ना। इनसे पहले रतन टाटा को वर्ष 2000 में पद्म भूषण तथा 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। रतन टाटा सर को 2022 में असम सरकार की तरफ से असम वैभव सम्मान भी दिया जा चुका है। वर्ष 2024 के लिए 5 भारत रत्न के जो अवार्डी हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: पीवी नरसिम्हा राव साहब, है ना, चौधरी चरण सिंह साहब, एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी साहब। तो ये 5 बड़े हस्ती हैं जिन्हें भारत रत्न 2024 में जो है घोषणा किया गया कि इनको दिया जाएगा। इनके अलावा इनमें 2 भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, पीवी नरसिम्हा राव साहब और चौधरी चरण सिंह साहब। चौधरी चरण सिंह साहब के जन्मदिन पे ही 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे, है ना, गवर्नेंस डे मनाते हैं। इनके अलावा एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं पास्ट में, यानी बिहार के नेता हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी भारत के जो है उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी से जुड़े हुए कैरेक्टर हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पीवी नरसिम्हा राव 1991 में जब आर्थिक उदारीकरण का समय था, जिसमें निजीकरण, वैश्वीकरण और आपका जो है औद्योगिकरण को जो है दर्शाया गया, उदारीकरण माफ कीजिएगा, औद्योगिकरण नहीं, उदारीकरण एक अलग चीज है। उदार मतलब लिबरल होना, मतलब ढिलाई देना, नियम कानून को थोड़ा कम करते हुए जो है ढील देना, है ना। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को, आर्थिक उदारीकरण 1991 में जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उस समय प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव साहब थे। इनको अलावा 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार साहब को, संपूर्ण सिंह कालरा नाम है इनका, है ना, संपूर्ण सिंह कालरा नाम है, हिंदी पिक्चर से जुड़े हुए संगीतक। इनके अलावा राम भद्राचार्य जो है ना, गुरु जी जो है राम भद्राचार्य, उनको और इन दोनों को कंबाइंड रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में दिए जाने की बात कही गई है। इनके अलावा राम भद्राचार्य, इन्हें मानव नहीं, इन्हें महामानव आप कह सकते हैं। दोनों आंखों का ब्लाइंड होते हुए भी कई सारे लेखन किए हैं, पूरे रामायण, ये भी जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो कंठस्थ याद हैं, तो ये मानव नहीं महामानव है, कोटि कोटि नमन। इनके अलावा 2023 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ को दिया गया। इसके अलावा 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती जी को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए आप लोगों से डिमांड करता हूँ, क्योंकि पास्ट में मैंने ये बात आपको बता दिया हूँ, यहाँ पे लिखा भी गया है, इंग्लिश भाषा में आप लोग बताइए। इसके अलावा अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषा में दिए जाते हैं, तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, थोड़ा सा पिछड़ने वाला है। 24 भाषा में, यानी 22 संवैधानिक भाषा प्लस अंग्रेजी, इंग्लिश और राजस्थानी, तो ये मिला के हो जाते हैं आपके 24 भाषा। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल के विजेता कौन है, तो ये आर्यना सबलेंका बेलारूस के हैं। आर्यना सबलेंका का यह लगातार दूसरा ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब है, जो विक्टोरिया अंजारिका के बाद इस प्रकार की कारनामा करने वाली दूसरी महिला है। मतलब ऐसा होता है ना कि लगातार, जैसे भारत के लिहाज से क्वेश्चन बनता है कि वो 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला, तो आपका आंसर होता है पीवी सिंधु। तो उसी प्रकार से 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल में लगातार खिताब जीतने वाली महिला सबसे पहले बनी थी आपका विक्टोरिया अंजारिका 2012-13। इसके बाद जो आर्यना सबलेंका है 2023-24, तो ये सेकेंड महिला बनी है, ध्यान रखेंगे। आर्यना सबलेंका कहाँ की है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेलारूस की है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल के विजेता इटली के टेनिस स्टार जो है यानिक सिनर, ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष युगल में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू ऑब्डेन, तो ये भी अपने आप में रोहन बोपन्ना को लेकर इंपॉर्टेंसी रखती है। तो तीनों बात ध्यान रखेंगे। बाद में की जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसके बारे में कौन नया है कौन पुराना है, इसकी खेल जो है किस कोर्ट में होती है, ये आपने मेरे मुंह से कई सारे क्लासेस में सुने होंगे। इसके अलावा भारत के झारखंड राज्य में स्थित नोवामुंडी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड में जो नोवामुंडी जगह है ये आपका लौह उत्खनन क्षेत्र है, तो लोहा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। झारखंड में नोवामुंडी, सिंहभूम, है ना, बड़ा बुरू, पंसीरा बुरू प्रमुख लौह उत्पादन क्षेत्र है। ये जगह का नाम है। डायरेक्ट ये छोटे छोटे जगह को लेकर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई ये जो मलाजखंड है ये कहाँ पे है, ये जो है नवा मुंडी है ये कहाँ पे है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। भारत के अन्य लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र में उड़ीसा का बादाम पहाड़ी
पहाड़ी, गुरु महिषानी, उड़ीसा में क्योंझोर, सुंदरगढ़, ये सभी के सभी जगह पे आपको क्या मिलेंगे, है ना, आयरन और मिलेंगे। छत्तीसगढ़ का राजहरा पहाड़ी, बैलाडीला, डायरेक्ट पूछा भी गया है पास्ट में, ये राजहरा पहाड़ी कहाँ है, राजहरा पहाड़ी, तो ये छत्तीसगढ़ में आ जाता है। कर्नाटक के कद्रमुख, बाबा बुदन की पहाड़ी, ये सभी के सभी लौह अयस्क क्षेत्र हैं। गोवा में ओदोल पाले, ये सभी के सभी लौह अयस्क वाला क्षेत्र है। वैसे लौह अयस्क का जो सबसे ज्यादा निर्यात है ये गोवा के बंदरगाह मरमागुवा से करते हैं, जो जुआरी नदी के समीप स्थित है। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्खनन वर्तमान में उड़ीसा करता है। लौह अयस्क उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान इस समय ऑस्ट्रेलिया का है। लोहा का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। लोहा के कई अयस्क होते हैं जिसमें हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लेकिन निष्कर्षण जो है जिसके बाद जो है लोहा प्राप्त होती है वो क्या होती है भैया, हेमाटाइट ओर से किया जाता है। ये लोहा का सबसे बेस्ट ओर है। और क्या होता है, अयस्क क्या होता है, पास्ट में हमने आपको मसूरी और तीसी वाला एग्जाम्पल देके बता दिए थे। हम लोग किसान घर से हैं, तो जब मसूरी की खेती होती है रबी के महीने में, तो उसमें कुछ हम तीसी के बीज भी डाल देते हैं, क्योंकि तीसी के पौधे कुछ बड़े होते हैं और बड़े होने के लिहाज से उसे अलग से उखाड़ा जा सकता है पकने के बाद, लेकिन कुछ एक तीसी जो छोटे हो जाते हैं वो मसूरी में मिल जाता है। तो हम तो इंटेंशन था मसूरी का खेती करना, लेकिन उसमें क्या है, तीसी भी मिल गए हैं, तो उसी तीसी को अलग करके जो हम शुद्ध मसूरी प्राप्त करेंगे उसे ही कहते हैं निष्कर्षण। और जब तक तीसी और मसूरी मिला हुआ था तो उसे और समझ लीजिए मसूरी का। तो उसी प्रकार से अयस्क की परिभाषा आप देहाती भाषा में हमसे सीख सकते हैं कि जो शुद्ध चीज है ना उसमें मिलावट होगा तो उसे और कहते हैं। भारत में लौह अयस्क का सबसे अधिक निर्यात गोवा स्थित मरमागोवा बंदरगाह से होता है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने या समीप के पास स्थित है। दूसरा सर्वाधिक निर्यात मंगलुरु बंदरगाह से होती है। किसकी निर्यात, सोना की नहीं, लोहा की। इसके अलावा भारत में तांबा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के स्थान जो बालाघाट है, मलाजखंड, तरेगांव, ये सभी तांबा के लिए फेमस है। वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन चिली में किया जाता है ना, चिली में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाद बाकी तांबा के लिए खेतरी राजस्थान भी प्रमुख है। भारत में खेतरी राजस्थान प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। पन्ना मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन क्षेत्र है। कोलार कर्नाटक सोना उत्पादन क्षेत्र है। पंचपतमाली पहाड़ियाँ कोरापुट उड़ीसा बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। तो ये सब कुछ न कुछ बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार में नहीं याद होती है जी, इसीलिए पीडीएफ के साथ रिवीजन बहुत जरूरी है ना। तो जो बच्चे ई बुक लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम ई बुक ही लेंगे पीडीएफ ना लें, तो भी आपके यहाँ घाटा है, क्योंकि मैंने आपको कह दिया है कि भाई पीडीएफ की मेकिंग, ई बुक का सिर्फ मेकिंग चार्ज ही लिया जाएगा। बाद में कि जो आप पीडीएफ लिए हैं उसमें आपको उतना लगभग छूट कर दिया जाएगा, मैक्सिमम जितना हो सकता है, ठीक है ना। ये बिजनेस की पर्पज से नहीं है दादा। आप लोग ही कहते थे कि मैं इसे प्रिंट नहीं करा पाता हूं, है ना, बहुत मोटा वर्ड हो जाता है, इसीलिए मैं ये सिस्टम लगा और उसमें मैंने खुद पैसा खर्च करवाया। मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूं कुछ, है ना। खुद करता तो कुछ लेता भी नहीं, ऐसे ही देता पीडीएफ के भाव में ही। द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है ए.आई. ओपेरिन, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक अलग पुस्तक है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, यानी जिंदगी की उत्पत्ति, है ना, प्रजातियां की उत्पत्ति, ये दोनों अलग अलग पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये स्वाभाविक सी बात है कि ये जो है बायोलॉजी के टर्म से जुड़े हुए पुस्तक हैं, तो ये ए.आई. ओपेरिन के द्वारा लिखा गया है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक की रचना 1936 में ए.आई. ओपेरिन के द्वारा, जो रशियन वैज्ञानिक है, ने किया था। इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति भौतिक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होती है। इसे नेचुरल सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के तहत आ जाएगा, तो दोनों बात अलग अलग हो जाती हैं, इसीलिए वहां तक नहीं जाइए। सिर्फ ये जानिए कि ये किताब के लेखक कौन है, तो ये आपका ए.आई. ओपेरिन है। इन्होंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति भौतिक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हुआ है। कई सारे मत हैं भैया जिंदगी की उत्पत्ति का, है ना। इनके अलावा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया था 1859 में, ठीक है। तो ये दो अलग अलग किताब, दो अलग अलग राइटर, दोनों के अलग अलग मत। इसके अलावा प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक सर आइजक न्यूटन है ना। आईपीएल भैया फाइनल भी देख के आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि पूरी ही आईपीएल देखा जाए। मैं जानता हूं कि आईपीएल बिना देखे आप नहीं रह सकते, जैसा कि मैं भी नहीं रह पाता हूं, है ना। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के देख लेते हैं, है ना। तो पूरा ना देखें, लास्ट के ओवर देखें या फिर लास्ट की जो 2-4 मैच बचेंगे सेमीफाइनल के बाद तभी देखें। मन को मारे तभी आपका काम होगा, क्योंकि आज जो आप बर्दाश्त करोगे एक दिन आपको ये फायदा देने वाली है। और आप ही चाहते हो कि आज ही हम फुल आज़ादी में जिए, तो फिर आज़ादी फिर महंगा पड़ता है, ठीक है भाई, है ना। इसके अलावा
जो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं आइजैक न्यूटन है। इन्होंने गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे न्यूटन साहब ने। शीतलन का नियम भी दिए थे, गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिए थे, है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इकोनॉमिक्स का पिता कहलाता है एडम स्मिथ। इसके अलावा मांग का नियम भी 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने ही दिया था। भाई मैंने बताया था कि भाई मांग और पूर्ति के नियम अलग इकोनॉमिस्ट ने दिए थे, और जो मांग का नियम है खाली वो एडम स्मिथ ने दिया था पहली बार। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंस है, व्हील चेयर वाला वैज्ञानिक, अब हमारे बीच नहीं है। इनके अलावा एक पुष्प के अंडाशय के अंदर मनके जैसी छोटी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? मनका का जिक्र आपने सिंधु घाटी सभ्यता में भी सुना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनका बनाने की फैक्ट्रियां कहाँ थी। ठीक है, तो इस प्रकार से बातों को रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। जीके जीएस कोई बहुत बड़ी क्षेत्र जरूर है इनका, लेकिन अगर आप चाहें तो छोटा क्षेत्र बना सकते हो, और यही सिखाने की प्रयास करते आ रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे सीखे जो बात सुने, है ना। तो जो मनके जैसी छोटी संरचना होती है आपकी एक पुष्प के अंडाशय के अंदर, उसे हम कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड। इसके अलावा पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी, जैसा कि अभी आपने देखा, और फ्लोरिकल्चर में भी हम सजावटी फूलों का अध्ययन किए थे, तो ये पहला स्टार्टअप है। इसके अलावा पुष्पों द्वारा आवृत बीजी पौधों अर्थात एंजियोस्पर्म कि में लैंगिक जनन का कार्य संपन्न होता है। फूल द्वारा जो भी एंजियोस्पर्म है वहां पे जो है लैंगिक जनन का काम संपन्न होगा। पुष्प के कई भाग होते हैं। पुष्पवृत्त जिसे पेडिसेल कहते हैं, यह पुष्प का डंठल होता है। जैसे ये वाला मान लो पान का पत्ता हम भी बना सकते हैं भैया, फूल तो नहीं बना सकते। ये वाला जो डंठल है ना मोटू, ये समझिए क्या है भैया, ये है पेडिसेल। ठीक है, हाँ फूल भी बना सकते हैं। ये देखिए ये फूल है ना, ये जो है ये फूल है, मैरीगोल्ड का फूल है। तो ये वाली जो डंठल है ना, इसे ये कहा जाता है पेडिसेल या पुष्पवृत्त। इसके अलावा पुष्प की बाहरी चक्र को बाहरी दलपुंज, है ना। इसके अलावा जो हरे रंग का होता है, हरे रंग का नहीं ढका होता है क्या, गुलाब के नीचे जो नहीं रहते हैं ऐसे वाला, ऐसा वाला, ये वाला, है ना। और इसके बाद ये लाल लाल पत्ता गुलाब का, है ना। तो इसे क्या कहते हैं भैया? कैलैक्स दलपुंज। इसके अलावा एक और दलपुंज होता है कोरेला, एक बाहरी दलपुंज एक खाली दलपुंज होता है। तो ये 3 पार्ट होते हैं फूल का। इसके अलावा जो परागन के लिए कीट को अट्रैक्ट करता है, जो भी कीट पतंग है उसको जो अट्रैक्ट करता है, ये कौन से भाग में होते हैं? तो आप कहोगे दलपुंज में होता है। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है इसीलिए ये बात अलग से बता दिया हूँ। इसके अलावा फूलों के तीसरे चक्र जिसे पुमंग कहा जाता है, जो दलपुंज से ढकी होती है। अभी आपने देखा परागन के लिए कौन अट्रैक्ट करेगा? तो दलपुंज करेगा। और जो दलपुंज के अंदर की भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? पुमंग कहते हैं। इमेजिन कर लो भाई, है ना, पुमंग कहते हैं। और पुमंग कौन सा अंग है भाई? मेल अंग है, फूल का मेल अंग है ना, मेल नर, है ना। इसकी जो इकाई होती है उसे पुंकेसर कहा जाता है। तो पुंकेसर चाहे पुमंग, कौन सा अंग का भाग हो गया? मेल या फीमेल? तो मेल। किसकी बात हो रही है? फूल के अंतर्गत बात हो रही है। इसके अलावा एक जयांग होता है ना, यह फूलों के केंद्र में मादा जननांग होता है, ये फीमेल वाला भाग है। इसकी इकाई को कार्पल कहते हैं। जैसे अभी आपने, है ना, पुमंग के इकाई को पुंकेसर कहते थे, वैसे ही जायांग के इकाई को कार्पल कहते हैं। चीजों को रिलेट करना सीखें। प्रत्येक कार्पल 3 भागों में विभाजित होते हैं, बतिकार्क, वर्तिका तथा अंडाशय। ये मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं। ये डायरेक्ट भी पूछता है कि ये बतिकार्क, वर्तिका तथा अंडाशय फूल के किस पार्ट के भाग हैं? तो ऑप्शन में पुंकेसर है, पुमंग है, जायांग है। तो क्या मारोगे आंसर? कार्पल है। तो इसमें सबसे सुटेबल आंसर कार्पल हो जाएगा। ठीक। इनके अलावा विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना कब किया गया था? यह 1861 में करी गई थी। विधवा पुनर्विवाह एगो विधवा पुनर्विवाह संघ है जो 1856 में आया था, या फिर अधिनियम है, माफ कीजिएगा, संघ कहेगा तो 61 में, अधिनियम कहेगा तो 1856 में। ठीक है, जो संघ वाली बात होगा ना वो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा लाया गया था, है ना। देखिए यहाँ पे ये पूरा लाइन पर ही क्लियर होगा। 1867 में प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने किए थे महाराष्ट्र के अंदर, राइट। यही महादेव गोविंद रानाडे जो है 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी, है ना। इनके अलावा 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज, दोनों कहाँ पे? कोलकाता के अंदर। कौन जुड़े रहे थे? राजा राम मोहन राय। इसे आधुनिक भारत का पिता या जनक कहा जाता है। 1829 में सती प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में? तो विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ पे किए थे? महाराष्ट्र में। कौन सी किताब लिखे थे ज्योतिबा फुले? गुलामगिरी। कौन से भाषा में? मराठी भाषा में। इनके अलावा 1875 में आर्य समाज की स्थापना है। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य मोटो क्या था? तो आप कहोगे कि जो हिंदू
धर्म परिवर्तन कर रहे थे उसे रोकना, एक मोटो इनका ये भी था, है ना। एक बार पीसीएस के एग्जाम में इस प्रकार के कथन देके ये सही माना है, धर्म परिवर्तन को रोकना। दूसरा, वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, ये भी एक कथन सही था। वहां पे 4-5 कथन होते हैं बड़े बड़े एग्जाम में, है ना। तो इस प्रकार से तो एक मैंने बता दिया कि भाई जो धर्म परिवर्तन है उसमें जो है स्थिरता लाना, ये भी था आर्य समाज का एक मोटो। 1875 में आया था, बंबई में किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। मूल शंकर इनका वास्तविक नाम था, दयानंद सरस्वती का ही, है ना। आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, गो बैक टू वेदास। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की भी रचना करी थी। इनके अलावा 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये बात हो रही है अमेरिका में 1875, इसलिए यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं क्यों रखा, क्योंकि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो साथ में आपको याद हो जाएगा। और भी लीजिएगा तो 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई है, तो ये भी मैंने आपको पहले बताया था, तो ये तीनों एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संचालन का श्रेय जो है ये एनी बेसेंट मैडम को दिया जाता है। ये आयरिश लेडी थी, आयरलैंड की मेन निवासी थी। 1857 में कोलकाता में स्वामी विवेकानंद ने, है ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करे थे। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना बीडी सावरकर ने नासिक महाराष्ट्र में किए थे। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किए थे। 1923 में स्वराज दल की या स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था गांधी जी ने, जो चलाया कब गया था 1920 में। इनके अलावा मेघालय में मनाए जाने वाली प्रमुख त्योहार बांग्ला महोत्सव में किस देवी देवता की पूजा होती है? सूर्य देवता की पूजा होती है। बांग्ला महोत्सव गारो समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। यह उर्वरता की देवता सालजोंग सत्योंग के समान में मनाए जाते हैं। यह त्योहार फसल कटाई के अवसर पर मनाई जाती है, जो नवंबर महीना में होती है। बांग्ला महोत्सव को 100 ड्रम का नृत्य भी कहा जाता है। पास्ट में मैंने ये वाली स्लाइड आपको पहले भी बता चुका है किसी क्लास में, या फिर बिहार एसएससी का होगा या फिर यूपी पुलिस का होगा, कहीं ना ये बात मैं जरूर बताया हूँ। आज मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 100 ड्रम का नृत्य किसे कहा जाता है, या फिर बांग्ला त्योहार में किस देवी देवता की पूजा होती है? ऐसा है कि भाई सूर्य जो है ना, सूर्य देवी देवता की पूजा जैसे लगता है कि जो उत्तर भारत में होता होगा वहां पे ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है, इस त्योहार में भी होता है ना। इनके अलावा पूर्व वाला राज्य है ना ये मेघालय वगैरह। इसके अलावा मेघालय में जयंतिया समुदाय के लोगों का प्रमुख त्योहार लाहो नृत्य उत्सव। इसमें युवा और युवतियां दोनों साथ में नृत्य करती हैं। जयंतिया समुदाय के अन्य प्रमुख त्योहारों में आएंगे बेहदनी खलम। कई बार पूछा गया है कि किस राज्य से संबंधित है, तो कहोगे मेघालय से। फसल बुआई में के समय जुलाई महीने में आयोजित होने वाला त्योहार है। इस त्योहार में बीमारी वायरस ऐसा जो है नहीं आएगा के कामना या आकांक्षा से करी जाती है। इसके अलावा जो आपका मेघालय का त्योहार में आएंगे नोंगक्रेम। यह भी अच्छी फसल की कामना के साथ 5 दिनों तक मनाया जाने वाली खासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है नोंगक्रेम, है ना। मैंने आपको बताया मेघालय में गारो खासी जयंती या पहाड़ का भी नाम है और जनजाति का भी नाम है। खर्ची पूजा में 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। घूमर नृत्य में देवी सरस्वती या गौरी शंकर की पूजा की जाती है, लेकिन अगर देवी सरस्वती और गौरी शंकर दोनों है तो फिर देवी सरस्वती आंसर करना है, क्योंकि पहली बार इन्हीं के पूजा आराधना हेतु भील जनजाति की महिला ने घूमर नृत्य राजस्थान में शुरू किया था। मोहिनी अट्टम नृत्य तथा ओणम त्योहार में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, हालांकि स्वरूप अलग है। महाबली के रूप में ओणम त्योहार में जो 10 दिनों तक केरल में चलती है, और मोहिनी अट्टम में भगवान के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है, जो एक शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा जो केरला का ही है। इनके अलावा मोहिनी अट्टम और मणिपुर ओडिसी और मणिपुरी नृत्य में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, हालांकि रूप अलग है ना, लेकिन दोनों में कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। बोनालू में माता काली और बथुकम्मा में देवी गौरी की पूजा की जाती है, जहां पे आपको बथुकम्मा को फूलों का त्योहार कहा जाता है। पोंगल हो गया, छठ पर्व हो गया, दोनों 4 दिनों तक होती है। दोनों में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। इसके अलावा जो पोंगल है उसमें गाय की भी पूजा की जाती है। इनके अलावा संघाई सहयोग संगठन के नए सदस्य के रूप में 2023 में किसे शामिल किया गया है? तो ये ईरान जो है एससीओ संघाई सहयोग संगठन में सदस्यता ग्रहण किया है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुआ था। इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना के अंदर है ना। इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बना था अपना बनारस, जहाँ पे आप
होली खेलेंगे मसाने में। मसान होली का नाम आपने सुना होगा, ये बनारस में होता है। बनारस में देव दिवाली भी होता है। तो कुछ एक चीज़ जो है बनारस की अद्वितीय है, जरूर ध्यान रखें। और बनारसी पान तो आप सभी जानते हैं। इनके अलावा संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश ईरान को शामिल किया गया 2023 में। आसियान में 10 सदस्य देश थे और 11वां आपका तिमोर लिस्टे बना था। आसियान अपना जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। G20 का नया सदस्य देश अफ्रीकी यूनियन है, जो 55वां माफ कीजिएगा, अफ्रीकी यूनियन 21वें सदस्य के रूप में आए हैं। और अफ्रीकी यूनियन में अपने आप में कितने देशों का कॉम्बो पैक है, तो 55 देशों का। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम सदस्य देश 193वां कौन थे भैया, दक्षिणी सूडान। विश्व बैंक के अंतिम सदस्य देश कौन है, 189 नौरू, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतिम सदस्य देश है अंडोरा। तो ये तीनों इंपोर्टेंट संस्था है जिसके अंतिम सदस्य देश जरूर याद रखें इस स्लाइड से। इनके अलावा लॉन टेनिस मैच के एकल प्रतियोगिता के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। देखिए लॉन टेनिस मैच एकल भी होता है और डबल भी होता है ना। तो लंबाई लगभग सेम ही होती है, लेकिन चौड़ाई में फर्क पड़ जाता है भैया, है ना। चौड़ाई, अब 2 आदमी रैकेट खेलेंगे और एक खेलेंगे तो चौड़ाई ज्यादा कम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, तो एकदम रहना चाहिए। तो जो एकल वाला है वो 27 फीट की वाइड विड्थ होती है, यानी चौड़ाई होती है। और जो आपका युगल वाला है उसमें आपका जो है 36 हो जाता है, ठीक है। 36 कहीं ना कहीं लिखा होगा, 36 फीट होगा। तो एकल वाले में लॉन टेनिस में चौड़ाई 27 फीट होगा, ठीक है। और लंबाई 78 फीट। मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिया गया, आप मीटर में भी याद रख सकते हैं। लॉन टेनिस खेल में युगल प्रतिस्पर्धा के लिए कोर्ट की लंबाई 78 फीट और चौड़ाई जो है 36 फीट, देखिए यहाँ पे दिया गया है। लॉन टेनिस खेल में सर्विस लाइन नेट से कितने दूरी पे होते हैं, तो 21 फीट या 6.40 मीटर की दूरी पर होती है। टेबल टेनिस की लंबाई और चौड़ाई पूछी जाती है, तो लंबाई जो है 2.74 मीटर और चौड़ाई जो है 1.525 मीटर। इसको ऐसे ही याद रखेंगे, 1525 एक डॉट पहले एक अंक के बाद। क्यों भैया, क्योंकि इसलिए क्योंकि इसी बार जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि भाई है ना टेबल टेनिस में चौड़ाई कितनी होती है, तो 1525 1528 इस प्रकार से दिए गए, 1.525 1.526 इस प्रकार से दिए गए। तो याद रहेगा तब ना एग्जैक्ट तक पहुंचिएगा, नहीं तो 2.5 नंबर तो ले जाएगा वो। इसके अलावा रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पद्म भूषण कब दिया गया था, तो 1956 में दिया गया था। रुक्मिणी देवी राज्यसभा में सदस्य मनोनीत होने वाली प्रथम नृत्यांगना थी। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने भरतनाट्यम हेतु मद्रास में कला फाउंडेशन क्षेत्र की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम, यहाँ पे ऑफ कर ले, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम है ना, कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा को कहा जाता है, इस प्रकार से ध्यान रखें। इसके अलावा भरतनाट्यम को पहले क्या कहते थे, सादिर अट्टम कहा जाता था। क्या कहा, सादिर अट्टम। भरतनाट्यम की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र मानी जाती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, है ना। पोस्चर जो हाव भाव होते हैं शरीर के, अभंग सभंग और त्रिभंग। और जो नृत्य को फरमाने की जो मतलब प्रोसेस है वो 4 भागों में होता है, अलीरप्पू, है ना, जाति स्वरम, शब्दम और तिल्लाना। तो ये दोनों बात भी ध्यान रखेंगे। ये पोस्चर है शरीर का, अभंग त्रिभंग और श्रीभंग, ठीक है। और ये जो है इसके फॉर्म है अलीरप्पू, जाति स्वरम, शब्दम और तिल्लाना। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और मोहिनीअट्टम, ये 4 ऐसे नृत्य हैं जो देवदासी प्रथा से निर्मित है ना। और 4 शास्त्रीय नृत्य और बचेंगे जो अलग अलग है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जो भामाकल्पम नृत्य है ना, ये कुचिपुड़ी नृत्य से ही जुड़ा हुआ एक प्रकार का नृत्य है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, भामाकल्पम। इसके अलावा ठुमरी की रानी किसे कहते हैं, गिरिजा देवी को कहते हैं। गजलों की रानी बेगम अख्तर को कहते हैं। शास्त्रीय नृत्य के प्रचलन श्रीमंत मतलब क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य का प्रचलन श्रीमंत संत वैष्णव संत जो भक्ति आंदोलन से प्रेरित थे उनको दिया जाता है ना। यह असम का शास्त्रीय नृत्य तथा सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है। एक बात और, जो भारत में आधुनिक संगीत नृत्य का जनक उदय शंकर को माना जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ये कुछ एक अवार्डी हैं भरतनाट्यम में जिनको दिया गया है, आप PDF में देख लेना। मैं चलता हूँ आगे थोड़ा सा। इसके अलावा एक चीज यहाँ पे जरूर बताऊंगा कि जो नर्तकी नटराज है भरतनाट्यम के लिए 2019 में पद्मश्री प्राप्त की थी, जो पहली बार किसी ट्रांसजेंडर महिला को दिया गया था। ये बुक वाला अपना ही PDF का पेपर कटिंग है भैया, टॉपिक बैच में। हाँ अच्छा, कोई सा भी हमारा PDF लीजिए, ई बुक लीजिए, वहां पे आपको 20+ यानी अभी तो 22 है, आगे दिन में और जुटेगा, 20+ जो है आपको टॉपिक बैच PDF मिलेगा, जो किसी टीचर कहीं पे आप 900 रुपए की कोर्स खरीद के पढ़ेंगे, ठीक है। वो आपको जो है किसी भी PDF के साथ जो है दिया जाएगा निःशुल्क, या फिर ई बुक के साथ। इसके अलावा
20 सूत्री कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 78 है ना। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था, है ना। इसी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चूंकि सरकार चेंज हो गया था, कांग्रेस से जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तो 1978 से 1983 के लिए रोलिंग प्लान की जो है अवधारणा को रखी गई थी, लेकिन पुनः तख्ता पलट हो गई, पुनः कांग्रेस की सरकार बनी और 1980 में ही रोलिंग प्लान को ब्रेक कर दिया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है भाई कि रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी, तो 1978 से 1983, और रोलिंग प्लान कब समाप्त किया गया? तो 1980 में। रोलिंग प्लान किसके काल में आया था? तो जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के काल में। एक एक बात ध्यान रखेंगे, काम आएगी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में काम के बदले अनाज इत्यादि चलाए गए थे। 4थी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 रहा था। इसरो की स्थापना, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण, है ना, ये सब जो है 4थी में हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध भी होगा। 3री पंचवर्षीय योजना 3 बड़े बड़े फैक्ट्री दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, हरित क्रांति का आना, ये सभी 3री पंचवर्षीय योजना, एक माफ कीजिएगा वो दूसरी का होगा, माफ कीजिएगा, जो 3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं वो दूसरे पंचवर्षीय योजना में आ गया, ठीक है। 3री पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आएगा, बोकारो स्टील प्लांट आएगा, है ना, ये सब आएगा। इसके अलावा दूसरी में 3 बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो मैंने अभी बताया, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर यह आधारित पंचवर्षीय योजना इसी में लगाया गया था। प्रथम 1951-56 हैराल्ड डोमर पर आधारित था, कृषि पर विशेष बल दिया गया था। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के कारण होने वाली तीव्र निक्षालन के परिणाम स्वरूप कौन सी मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति खोती है? तो ये लेटेराइट मिट्टी जो है निक्षालन के प्रोसेस के कारण जो है अपनी उर्वरा शक्ति को कम करती जाती है। इसके अलावा भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी की पहचान किया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, बता चुके हैं। भारत में जो है ना, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है आप लोग कमेंट करिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, बायोस्फीयर रिजर्व कितना है जरूर बताएं, है ना। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक भूभाग पे जलोढ़ मिट्टी है, फिर हमारा आ जाता है लाल मिट्टी, है ना, यहाँ पे गलत लिखा है लाल मिट्टी, है ना, यहाँ पे है ना, परसेंटेज के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी, फिर आ जाता है लाल मिट्टी, तब आती है काली मिट्टी, ठीक है। तो दूसरा स्थान पे लाल मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा अपरदित पदार्थ से निर्मित होती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर, नए और पुराने के। और क्यों नया और पुराना कैसा होता है ये मैं बता दिया हूँ। जहाँ पे नदियों द्वारा लेटेस्ट में पाटा गया है मिनरल्स तो हो जाता है आपका नया, और जहाँ नहीं जा सका भाई नदियों के द्वारा बहाया गया अवक्षेप, उसे पुराना जलोढ़ मिट्टी माना जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये भी अभी चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि यहाँ से जो बांधवगढ़ से कुछ एक प्राणी को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। तो आने वाले समय में आपके क्वेश्चन एग्जामिनर का यहाँ पे जरूर ध्यान होगा। आप आईपीएल पे रहे तो भी तो कहीं ना कहीं रह रहा है भाई, है ना। तो आईपीएल छोड़ के जरा ध्यान दे भैया पढ़ाई लिखाई पे। तो नौरादेही वाला जो अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के अभयारण्य का जो यहाँ पे लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मेजर जो है आपका नेशनल पार्क है। तो संजय नेशनल पार्क, लेकिन संजय गांधी नेशनल पार्क कहा जाता है तो कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र के अंदर होता है, बता चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सतपुरा नेशनल पार्क, है ना। इसके अलावा पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है, और चूंकि मध्य प्रदेश के इस पार्ट में महाराष्ट्र है तो इसीलिए कहीं कहीं आप महाराष्ट्र में भी देखेंगे अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये सब जो है तोरणमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी के सभी जो है आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। ये देखिए बालाघाट हिल फॉरेस्ट रेंज, यहाँ पे जो है बालाघाट, यहाँ पे तांबा उत्खनन क्षेत्र का जो है आदर्श स्थिति है। तो ये सभी मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेशनल पार्क हैं, और मध्य प्रदेश में ही सबसे अधिक नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में प्रसिद्ध ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ के रण में है, इसे ही ध्यान रखेंगे। और एक इसी प्रकार का क्वेश्चन जो डुगोंग संरक्षण केंद्र है वो मन्नार की खाड़ी में है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट आप समझ रहे हैं ना भाई, सुभाष चंद्र बोस साहब जो है इस्तीफा दिए थे, है ना। तो उसके बाद जो है अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे, जो बाद में चल के, है ना, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुने गए थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। 1885 में कांग्रेस के प्रथम बैठक में व्योमेश चंद्र बनर्जी अपने 72 प्रतिनिधि के साथ अध्यक्षता को संभाले थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास अधिवेशन यानी 3rd अधिवेशन में अध्यक्षता करी थे। उसके अलावा दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, भाई पहला आज तक पूछते आया, कभी दूसरा पूछेगा तो क्यों जवाब नहीं दोगे, देना पड़ेगा ना। तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी 1896 में कोलकाता अधिवेशन में, इसी
इसी में वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसीलिए आपसे अल्टीमेटली पूछा जाता है भाई वंदे मातरम का रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी आंसर लगा देते हैं। इसके अलावा कांग्रेस में पहली बार फूट कब पड़ा था, 1907 में। अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। कहाँ पे हुआ था, सूरत में। क्या हुआ था, गरम दल और नरम दल में बंट गए थे। ये गरम दल और नरम दल एक कब हो गए, 1916 में, लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, है ना। किसके प्रयास से एक हुए थे, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से अलग हुए थे। और इसी लखनऊ अधिवेशन 1916 में, है ना, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी जो है एक हो गए थे। इसके अलावा स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में कोलकाता में किया गया था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में, है ना, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। इसके अलावा, है ना, कांग्रेस के जो त्रिपुरा अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन 1938, इसमें जो है अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। 1939 अगले साल त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस साहब फिर से जो है अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी ने अपने कैंडिडेट पत्ताभी सीतारामैया को खड़ा किए थे। इसी कारण जो है इन्होंने बता दिए थे कि क्यों इस्तीफा दिए थे, और भी रीजन रहे होंगे, तो इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस साहब कांग्रेस से, और अपना एक अलग दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करते हैं। और इसी इस्तीफा के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद साहब अध्यक्षता संभालते हैं। यही एक क्वेश्चन था। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। पूर्णतः भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू है। और एकमात्र बार महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे 1924 बेलगांव में। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद 1888। तो ये थे दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। किसी भी जानकारी के लिए जो पीडीएफ है, ई बुक है ना, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करते ही आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा। ठीक है भैया, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हम BSSSC की क्लास भी लगातार चला के खत्म कर देंगे। और RPF और जो भी बात है आपके मन में, वो एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें सिर्फ यही बात होगी कि आगामी हमारा क्या रणनीति होगा। तो जरूर अटेंड कीजिएगा, शाम को आ जाएगी। ठीक है।